हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है प्लेटो। तो माना जाता है कि जो प्लेटो हैं दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक हैं, क्योंकि उनसे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादन नहीं किया था। तो इनको पश्चिमी जगत का पहला राजनीतिक दार्शनिक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र वो भी राजनीति के क्षेत्र में इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया और लोगों को बताया। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए एक अमर संदेश बन गया। तो जो उन्होंने अपने किताबों में, अपने वार्तालाप के माध्यम से, संवाद के माध्यम से जो भी किताबें लिखी, वह इतिहास में एक जो है अमर संदेश लेकर आया है। प्लेटो का यह विश्वास था कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा इहलौकिक आकर्षणों से परे हों। उनका मानना था कि सत्ता केवल उन्हीं के हाथों में होनी चाहिए जिनके जो सोच है वह किसी धन दौलत के पीछे न हो और वह किसी भी आसक्ति के पीछे आकर्षित न हो। यही अमर संदेश है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय भी था। तो प्लेटो के जीवन के बारे में देखते हैं कि प्लेटो का जीवन परिचय क्या है। पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। तो प्लेटो जो है उनका जन्म जो है कुलीन परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंशज में हुआ था। तो सम्राट का नाम है कार्डरस। इन्हीं के वंशजों में से इनका जो है यानी कुलीन परिवार से थे, राजघराने से थे। और माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उन्हें उच्च कुल वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। उनका वास्तविक नाम एस्ट्रोक्लिस था, किंतु उनके खूब भरे हुए जो कंधे हैं उनके चौड़े थे काफ़ी, जिसके कारण से उनके जो व्यायाम शिक्षक हैं उन्होंने उनका नाम प्लेटो रख दिया। तो इस टॉपिक में यहाँ पर माना गया है कि जो व्यायाम शिक्षक हैं उनका नाम नहीं दिया गया है। तो जो प्लेटो नाम देने का जो श्रेय जाता है वह सुकरात को चला जाता है। ठीक है। कालांतर में प्लेटो नाम जो है प्रसिद्ध हो गया और प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया, जहां उन्होंने 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर ज्ञान को अर्जित किया। जब 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड मिला, और मृत्युदंड क्यों मिला था? क्योंकि एथेंस के शासकों ने सुकरात पर यह आरोप लगाकर मृत्युदंड दिया कि उनके द्वारा युवकों को राज्य के विरुद्ध भटकाया जा रहा है और कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तो उस समय प्लेटो की जो उम्र रही है वह 28 वर्ष रही है। और इस घटना से उनको इतना ज़्यादा आघात लगा कि इनका जो दिमाग है, वो जो बुद्धि है, वह जो योजनाएं बना रहे थे परिवर्तित कर दी और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया। क्योंकि कुलीन परिवार से थे तो कुलीन परिवार को छोड़ करके दार्शनिक बनना उन्होंने ज़्यादा जो है उचित समझा। फोस्टर ने इसके लिए लिखा है कि प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईसा पूर्व में आया, जब उनका उम्र 28 वर्ष था। और मैक्सी ने माना है, मैक्सी जो एक दार्शनिक हैं, ये भी एक तरह से एक विद्वान हैं, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। जब सुकरात को मृत्युदंड मिला तो मैक्सी ने कहा कि सुकरात के जो ज्ञान हैं, जो उनकी बातें हैं, वह प्लेटो में फिर से आ गया। यानी कहने का मतलब सुकरात ही प्लेटो के अंदर आ गए। उनका केवल मानना है, एक वक्तव्य है। चलिए तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व और जो मृत्यु हुआ है वह 347 ईसा पूर्व में हो गया है। प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक हैं।
जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता भी माना जाता है। तो यूनान के क्या हैं, राजनीतिक दार्शनिक हैं और प्राचीन राजनीतिक दर्शन के पिता भी हैं। प्लेटो का जो जन्म है 428 ईसा पूर्व में एथेंस में यानी यूनान में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीस था। तो यहाँ से इतनी बातें क्लियर होती हैं। प्लेटो की उपाधि उन्हें सुकरात से दी गई, जबकि उनके जो व्यायाम शिक्षक थे उनके द्वारा मिला था, तो उनका नाम नहीं पता, तो हो सकता है कि सुकरात ने ही दिया हो। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक है। द रिपब्लिक में उन्होंने, यानी कि यह जो पुस्तक है 8-10 पुस्तकों में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने द स्टेट्समैन और द लॉ नामक ग्रंथ लिखे, जो आदर्श राज्य की बजाय व्यवहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। तो 3 किताबें इनकी जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉ। प्लेटो ने अपनी किताब क्रिस्टो में, जो क्रीटो उनकी किताब है, सुकरात को दिए गए विष के दौरान वार्तालाप को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। तो क्रीटो एक किताब है जिसमें 28 वर्ष की उम्र में जब प्लेटो उनसे, यानी कि उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसमें उन्होंने इस किताब में इनका जिक्र किया है कि सुकरात को जहर क्यों दिया गया, और जो उनसे वार्तालाप हुई, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इस किताब में लिख दिया है। इनकी रचनाएं क्या हैं? तो प्लेटो की रचनाएं जो है काफ़ी हैं। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो संवाद शैली में है, बातचीत के द्वारा इन्होंने अपनी बातों को कहा है। तो पहली पुस्तक मानी जाती है द रिपब्लिक, जो काफ़ी मशहूर है। सेकंड पुस्तक का नाम है द लॉज। तीसरा है द सिम्पोजियम। और चौथा पुस्तक इनका नाम है सोक्रेटिक डायलॉग्स, यानी कि जो सुकरात से इनकी बातचीत हुई है। और जो 5वीं है जॉर्जियस। और नेक्स्ट पुस्तक का नाम है द स्टेट्समैन, जो हमने ऊपर देखा है। नेक्स्ट पुस्तक है मेनो। और नेक्स्ट है किताब फीदो। और नेक्स्ट किताब का नाम है एपोलॉजी। और नेक्स्ट है टाइमेसियस। ठीक है, ये सभी किताबें हैं। कुल मिलाकर इनकी जो है 10 किताबें यहाँ दिखाया गया है। और एक किताबें जो आपने देखा था क्रीटो, जिसमें जो है सुकरात के दौरान जो जहर देते वक्त जो उनकी बातचीत हुई है, उस किताब में दर्शाया गया है। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की जो जनसंख्या मानी है वह मानी है 5 या 40, यानी किसी भी राज्य में यदि इतनी जनसंख्या रहेगी तो वह राज्य आसानी से एक आदर्श राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेगा, सभी लोग समृद्ध होंगे। ठीक है, ऐसा उनका मानना था। प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक या निगमनात्मक। प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना है। तो प्लेटो का जो अध्ययन पद्धति रहा है वह दार्शनिक रहा है और निगमनात्मक रहा है। अब प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना है, जो सभी के जीवन में लागू होता है। इन्होंने राजनीतिक शास्त्र को कभी विज्ञान नहीं माना। तो अब निगमनात्मक पद्धति क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर या समष्टि से व्यष्टि की ओर निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर यदि कोई निष्कर्ष निकाल रहा है तो उसे हम निगमनात्मक कहते हैं, निगमनात्मक। ठीक है, आगे है आगमनात्मक पद्धति। करा विशिष्ट से समष्टि की ओर, विशिष्ट से समष्टि की ओर निष्कर्ष निकालना आगमनात्मक कहलाता है। तो विशिष्ट से समष्टि की ओर यह होता है आगमनात्मक। चलिए, जो पुस्तक है द स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख किया गया है, यानी कि एक उत्तम राज्य किस प्रकार हो सकता है, स्टेट्समैन में उन्होंने इसका उल्लेख किया हुआ है। जो द लॉज पुस्तक है में अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। तो लॉज पुस्तक में उन्होंने कहा कि जो अपूर्ण मनुष्य हैं उनके बीच में आदर्श शासन प्रणाली नहीं लाई जा सकती है और संभव भी नहीं है। प्लेटो स्टेट्समैन में विधि के शासन की बात करता है। तो पहली बात है कि जो प्लेटो हैं वह विधि को नहीं मानते थे, परंतु इस पुस्तक में द स्टेट्समैन में विधि का शासन की बात करते हैं, क्योंकि यह जो पुस्तक है वह बाद में लिखी गई है। तो प्रारंभिक में उन्होंने विधि को नहीं माना है, परंतु बाद में अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख भी किया है।
प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य में दो प्रकार के नगर राज्य पाए जाते हैं, यानी कि यूनान में दो तरह के नगर राज्य थे। पहला उन्होंने माना है, अच्छा ठीक है, तो इसको आगे जिक्र करेंगे। आगे है प्लेटो की चिंतन पद्धति। तो प्लेटो की चिंतन पद्धति क्या रही है? प्लेटो ने अपने अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति व निगमनात्मक पद्धति के साथ कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी उपयोग किया है। तो द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक, और इसके साथ साथ कुछ ऐतिहासिक पद्धति का भी उल्लेख किया है। कहने का मतलब है कि यह प्राचीन चीज़ों से भी कुछ उन्होंने अपने राजनीति शास्त्र में दिखाया है। प्लेटो ने एकेडमिक नामक शिक्षण शैक्षणिक जो संस्था का स्थापना किया, यानी कहने का मतलब है यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय जो बना वह एकेडमिक नामक जो है बना था, जो प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में बनाया था। एकेडमी में प्रवेश लेने के लिए गणित का ज्ञान बहुत ही जरूरी था। बिना गणित के ज्ञान के एकेडमी में, या जो पहला विश्वविद्यालय यूरोप का माना जाता है, उसमें एडमिशन नहीं मिल सकता था। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। वह सुकरात के इस विचार से अत्यधिक प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो जैसा कि प्लेटो ने सुकरात को अपने गुरु माना और 8 साल अध्ययन किया, तो उनकी बहुत सारी बातें प्लेटो ने एक्सेप्ट किया और उनसे इतना प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है। इन्होंने इस पर काफ़ी अत्यधिक विचार किया था। प्लेटो के अनुसार विचार यानी जो आइडिया है समूचे संसार का मूल तत्व है। जो आइडिया है वह संपूर्ण संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है। उन्होंने कहा जो विचार है, जो आइडियाज़ है, जो कल्पना है, वही संसार का मूल तत्व है। बाकी भौतिक जो यहाँ पर दिख रहा है चीज़ें, वह एक छाया है, मात्र एक प्रतिबिंब है। इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। तो जो विश्व बना है, जो निर्माण हुआ है, यह किसी न किसी की सोच है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि इंसान ने अगर कल्पना नहीं किया, सोचा नहीं, तो यह संसार बना कैसे? तो किसी न किसी की सोच रही है, जिससे कि आज आधुनिकता हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहा गया है, इनका कहना है कि जो सोच है वही रियल है और बाकी जो है, जो निर्माण हुआ है, एक प्रतिबिंब है। उनके अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं। पहला है विचारों की दुनिया और दूसरा है भौतिक यानी वास्तविक दुनिया। तो विचारों की दुनिया में इंसान कल्पना करता है, सोचता है, और भौतिक दुनिया में निर्माण करता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जो संसार है वह भौतिक और वास्तविक है, यानी परछाई है। तत्कालिक यूनानी युग में सत्य के संबंध में दो प्रकार की विचार प्रचलित थे। पहला विचार था हेराक्लिटस के अनुसार यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, यानी कि लोग सोच बदलेगी तो विश्व भी परिवर्तित होगा। यह सोच रहा है हेराक्लिटस का। और नेक्स्ट जो सोच रहा है पिरामिडिस के अनुसार सत्य सदैव अस्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। तो पिरामिडिस के अनुसार जो कहा गया, जो सत्य है वह अस्थायी है और अपरिवर्तनशील है। और इसका भी उन्होंने क्या तोड़ दिया है? प्लेटो ने इनकी आलोचना करते हुए कहा कि प्लेटो ने उपरोक्त दोनों विचार के बीच में सामंजस्य कर दिया। कैसे? उनके अनुसार सत्य अस्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। तो प्लेटो ने कहा कि सत्य तो अस्थायी है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, परंतु उसकी परछाई परिवर्तित होती रहती है। कहने का मतलब सत्य तो सत्य ही रहेगा। मान लो कोई निर्माण हो गया, तो अगर हम सत्य बदलेंगे तो ही परछाई बदलेगी, परंतु उन्होंने सामंजस्य अपने अनुसार बताया कि सत्य अस्थायी है, उसे बदला नहीं जा सकता है, परंतु परछाई को, जो भौतिक चीज़ें हैं, यहाँ परछाई का मतलब भौतिक चीज़ों से लिया गया है, इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य एक आदर्श राज्य का निर्माण था, न कि तत्कालिक एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन करना। तो यदि राजनीति विज्ञान में उन्होंने कदम रखा था तो उनका मतलब था कि एक आदर्श राज्य का निर्माण कैसे हो, न कि उसमें जो एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्य थे उनका व्याख्या करना उनका मूल विचार नहीं था। प्लेटो के अनुसार, जो प्लेटो हैं,
विचार तत्व होते हैं। उन्होंने कहा जो विचार है, आइडिया है, वह एक तत्व की भांति है और विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं। जो विचार हैं उस सभी चीज़ों का एक सार है, कहानी है, तथा वस्तुएं विचारों की प्रतिबिंब होती हैं। जो वस्तुएं हैं उन्हें विचारों की प्रतिबिंब है, यानी भौतिक चीज़ें हैं। तो क्या कहा उन्होंने, विचार तत्व है, ठीक है, और विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं, यानी कि जो उनकी कहानियाँ होती हैं, उनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है वो विचार के अंतर्गत आता है। और जो वस्तुएं होती हैं विचारों की ही प्रतिबिंब होती हैं, यानी जो विचार आया, जो भौतिक चीज़ें बनी, वह जो है प्रतिबिंब का दर्जा पाती हैं, ठीक है। प्लेटो का व्यक्ति के संबंध में विचार। तो अब प्लेटो का व्यक्ति के विषय में क्या विचार हैं, इसको देखते हैं। उन्होंने कहा कि प्लेटो ग्रीक युगीन विचारक हैं। पहली बात है कि उसमें ग्रीक का जो है काफ़ी बोलबाला था, तो उस समय के प्लेटो जो है विचारक हैं। प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है तथा आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला है विवेक, दूसरा है साहस, तीसरा है तृष्णा। तो इंसान की जो पहचान है आत्मा से की गई है और आत्मा के 3 गुण हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। आत्मा के इन तीनों गुणों में समाज में 3 वर्णों का निर्माण हुआ है। अब कौन कौन से हैं निर्माण? आत्मा के इन्हीं 3 गुणों से समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ है। और तीनों वर्ग कौन कौन है? पहला है शासक वर्ग, यानी कि जो विवेक की प्रधानता दिखाता है, शासक वर्ग, ये विवेकी होते हैं और एक दार्शनिक होते हैं। दूसरा है साहस की प्रधानता, जो साहस यहाँ पर दिया गया है, उसमें सैनिक आते हैं। साहसिक कार्य कौन करता है? सैनिक लोग करते हैं। तीसरा की प्रधानता, तीसरा मतलब कि जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, भोग वाली वस्तुएं, वह करता है उत्पादक, यानी कि हर एक प्रकार का व्यापारिक वर्ग, ठीक है। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन रूप है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो प्लेटो ने कहा कि राज्य जो है व्यक्ति का ही बृहद रूप है, यानी जैसे एक इंसान है, उसका परिवार है, उसी प्रकार जो है राज्य भी कार्य करता है। यानी कहा जाए कि जैसे एक परिवार एक व्यक्ति का संपूर्ण रूप जो है अगर विस्तृत किया जाए तो वह एक राज्य का रूप ले लेगा, क्योंकि राज्य जो है इंसानों से बनता है। प्लेटो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता है। जो प्लेटो हैं वह राज्य और समाज में अंतर नहीं करते हैं। वो कहते हैं समाज कहो चाहे राज्य कहो, बात एक ही है। वह इसे 3 वर्गों का समूह मानता है। 3 वर्ग कौन कौन से? पहला शासक वर्ग, दूसरा जो शासक वर्ग है, और तीसरा है जो उत्पादक वर्ग हैं, जो किसान वगैरह व्यापारी वगैरह आते हैं। वह इसे 3 वर्गों का समूह मानता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। तो प्लेटो ने कहा कि आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करने चाहिए। तो आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? 3 गुण को बताया गया है। पहला है विवेक, साहस और तृष्णा। तो इन तीनों के गुणों के अनुसार से उनको कार्य करना चाहिए और यही इनका न्याय सिद्धांत माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि इन वर्गों के निर्धारण के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो प्लेटो ने शिक्षा पर काफ़ी बल दिया है, वो चाहते हैं कि समाज के हर एक व्यक्ति शिक्षित हों। प्लेटो के पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला माना है, यानी कि जो शासन व्यवस्था है वह एक कला है। राजा को सामाजिकता से दूर कर, उसे सांसारिक जगत से दूर कर साम्यवाद की स्थापना का प्रयास किया गया है। तो प्लेटो ने माना है कि राजा को सामाजिकता से दूर होना चाहिए, सांसारिक जगत से दूर होना चाहिए, यानी उनको एकांत स्थान दे दिया गया है। साम्यवादी की स्थापना का प्रयास किया है, बाकी जो है सबको बराबर दर्जा मिलना चाहिए। शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य न्यायपूर्ण राज्य होगा। तो उन्होंने न्याय सिद्धांत में बताया है कि शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा, क्योंकि अपने पूरे जो है जीवन में प्लेटो ने इन्हीं दोनों बात किया है कि शिक्षा और साम्यवाद के द्वारा स्थापित राज्य जो है न्यायपूर्ण राज्य होगा। अब साम्यवाद के लिए, शिक्षा के लिए अलग अलग उन्होंने अपने कुछ नियम दिए हैं। प्लेटो के अनुसार कोई धोबी, मोची या
नाई राजा नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य जो उत्पादक वर्ग है, ठीक है, जो तीसरा वर्ग में आते हैं, जो आत्मा का तीसरा एक बताया गया है जो भाग है, इसमें संबंधित कोई भी व्यक्ति कभी भी राजा नहीं बन सकता है। प्लेटो के राज्य का विचार, हेडिंग है कि जो प्लेटो के राज्य का विचार यानी कि राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। प्लेटो ने द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या की है और किसी भी वास्तविक राज्य की नहीं। यानी रिपब्लिक जो है, उनकी जो पुस्तक है, आदर्श राज्य की व्याख्या की गई है और ये केवल कल्पना आदर्श है, किसी वास्तविक राज्य की नहीं किया गया है। तो जब हम रिपब्लिक पढ़ते हैं तो इसमें केवल प्लेटो का सोच है, उनका कल्पना आदर्श है, ये केवल कल्पना कर रहे हैं, न कि रियल व हिस्ट्री लिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं एथेंस और स्पार्टा जैसे राजनीतिक विचारों से प्रेरित नहीं हूँ। वो चाहते हैं समाज में एक जो है बेहतर जो है शासक वर्ग राज्य करे और जनता जो है साम्यवाद के हिसाब से काम करे। तो उन्होंने कहा कि जो आदर्श राज्य है रिपब्लिक में, इनकी व्याख्या करते हैं, जबकि संसार में कहीं भी आदर्श राज्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि किसी वास्तविक राज्य की उन्होंने कल्पना नहीं किया है, प्रकृति नहीं बताया है। उनके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। यदि किसी भी राज्य में किसी भी राज्य का निर्माण होता है तो ओक का हम किसको कहते हैं, जो मनार होते हैं ना, मनार, उस वृक्ष से नहीं की गई है। न तो ये पूरा वृक्ष बनता है, न ही ये झाड़ी बनता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि राज्य का निर्माण कोई ओक का वृक्ष नहीं है कि आज ही लगाया कल उग गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई इंसान अपना चरित्र सुधारे तो एक बेहतर आदर्श राज्य बन सकता है। तो पहली बात चरित्र की बात किया उन्होंने। राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक या समव्ययी है। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य की प्राथमिकता दी है। प्लेटो ने जो व्यक्ति की जो अपेक्षाएं हैं वही जो है राज्य की प्रधानता है। राज्य व्यक्ति की अपेक्षाएं को पूरा करे। रिपब्लिक के प्रधान पात्र हैं। अब रिपब्लिक में कौन कौन से उनके जो पात्र माने गए हैं, पहला है पॉलीमार्कस, दूसरा जो पात्र है एडिमेंटस और तीसरा है ग्लूकोन। ये 3 पात्र रिपब्लिक के हैं। अब देखते हैं राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य को प्लेटो ने प्राकृतिक संस्था माना है, ठीक है। यह विकास का परिणाम है। जैसा जैसा विकास होगा वैसे वैसे राज्य का यानी कि राज्य जो है बेहतर होगा। यह स्वाभाविक संस्था है, यानी कि राज्य उन्होंने माना है कि ये बना बनाया है। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है। प्लेटो के राज्य में विधि और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तो किसी भी पुस्तक में प्लेटो ने राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कोई भी दंड निर्धारित नहीं किया है। उन्होंने केवल नैतिकता पर बात किया है। प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि यह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित है। तो प्लेटो ने रिपब्लिक में बताया है कि किसी भी राज्य का जो राजा होना चाहिए वो दार्शनिक होना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक जो है काफ़ी बुद्धिमान होता है और शिक्षा के उच्चतम स्तर तक जाता है वो। तो इसलिए वहाँ पर दंड विधान की बात नहीं है, क्योंकि राजा जैसा होगा प्रजा वैसी होगी, उनका ये मानना था। जो वास्तविकता को देखता है, जो दार्शनिक होता है, वह वास्तविकता को देख सकता है। प्लेटो को शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। तो जो प्लेटो ने शासन की पद्धति बताया है वह विवेकशील अधिनायकवाद, यानी विवेकशील का मतलब एक इंसान जो विवेकी है, और अधिनायकवाद का मतलब यहाँ राजतंत्र से मतलब है कि राजतंत्र कहलाती है। तो इनका जो शासन का पद्धति लिया गया है वो विवेकशील अधिनायकवाद से लिया गया है, इसलिए इनको नैतिक माना गया है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तो प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। तो प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यदि अपना हक मिल जाए तो वह जो है न्याय कहलाएगा। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। तो अब रही बात, न्याय सिद्धांत जो है आत्मा की व्यक्ति की आत्मा का गुण है। आते हैं नेक्स्ट पर कि प्लेटो
क्रमतः कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि तात्कालिक यूनानी समाज में प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन करता है। तो यहाँ पर जो प्लेटो कहते हैं कि जो उसमें यूनान में प्रचलित न्याय पद्धति था उनको नहीं मानते हैं, जिसका प्रतिपादन सोफिस्ट, पॉलीमार्कस और थ्रेसिमैक्स ग्लूकोन ने किया था। तो इनका जो द रिपब्लिक में इन्होंने वर्णन किया है, सोफिस्टों के बारे में बात किया है, पॉलीमार्कस के बारे में और थ्रेसिमैक्स और ग्लूकोन के बारे में उन्होंने ज़्यादा जिक्र किया है कि इनका राज्य कैसा है, और इन्हीं के राज्य को देखते हुए उन्होंने अपना एक कल्पनादृश जो है एक राज्य की व्याख्या की है, जिसे हम आदर्श राज्य की बात करते हैं। बार्कर के अनुसार, एक विचारक है बार्कर, प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी एवं भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया है। बार्कर कहते हैं कि प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी जो कि दिखता है भौतिकवादी न्याय को की मान्यता का पूरा खंडन करते हैं। सोफिस्ट विचारक मूलतः भौतिकवादी और उपयोगितावादी थे। जो सोफिस्ट थे उस समय, जो उस समय के शासक वर्ग में आते थे, उन्होंने भौतिकतावादी और उपयोगितावादी काफ़ी माने जाते थे, क्योंकि वो दंड देते थे, जबकि इनका सोच था कि दंड का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह एक शासक को एक अपने अनुसार जो है अपने अनुसार एक तरह से विचारक मानते थे। चलिए नेक्स्ट है, सोफिस्ट विचारकों में कैफिलास के अनुसार सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। तो सोफिस्टों का विचार था कि यदि आप सत्य बोल रहे हैं और ऋण चुका रहे हैं तो आप जो है न्याय कर रहे हैं। उस समय का जो ये भौतिक चीज़ है उस समय जो लागू था उनका ये मानना था। अब इनका एक खंडन किस प्रकार करते हैं? प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया तथा प्लेटो के अनुसार कहा गया कि सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं व प्रथाओं से नहीं प्राप्त होता है। तो प्लेटो ने कहा कि सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं व प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं है। तो उन्होंने एक खंडन करते हुए कहा है कि मान लीजिए कि यदि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है, तो मान लीजिए किसी को फांसी दी जा रही है एक छोटी सी गलती के लिए, या फिर किसी के झूठे बयान से फांसी दी जा रही है, उस समय भी यदि आप जो है सत्य बोल रहे हैं या फिर सत्य को स्थापित कर रहे हैं तो भी तो दिक्कत है। एक परिवार में एक परिवार की बात करते हैं कि एक परिवार में हर दिन जो है कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं, लोग छुपा लेते हैं। यदि वहाँ पर भी सत्य बोला जाए तो न्याय तो नहीं होगा, तो परिवार टूटने का डर रहेगा। इस प्रकार उन्होंने कहा कि हर जगह सत्य भी नहीं बोला जा सकता है। पॉलीमार्कर के अनुसार शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। तो उस समय का जो यूनान का जो उस समय का जो नियम कानून था वो कहते हैं शत्रु के साथ शत्रुता से पेश आओ और मित्र के साथ मित्रता से। प्लेटो ने कहा कि न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करता है। तो खंडन में उन्होंने कहा कि जो इंसान की जैसी सोच होती है, जैसा उनका लाभ होता है, उस हिसाब से वो अपना चिंतन करता है, उसके हिसाब से अपने अपने कार्य करते हैं। तो प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं है। यानी कि कहा गया है, जो सोफिस्टों द्वारा या फिर पॉलीमार्कस द्वारा कहा गया है कि मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता करनी चाहिए। इन्होंने एक कहा है कि प्लेटो कहते हैं कि स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं है। स्वार्थ का मतलब यह है कि मित्र के साथ मित्रता, दुश्मन के साथ जो है शत्रुता करनी चाहिए, ये न्याय नहीं है। जबकि अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। अब चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन हो, यदि आप एक राजा हैं तो उसके हिसाब से अपने जो दायित्व हैं या फिर जो आपका नैतिकता कहता है, नैतिक दायित्व कहता है, उसके हिसाब से आप पालन करेंगे, यही न्याय होगा। थैसीमैक्स ने न्याय की अमूल्यवादी धारणा प्रस्तुत हुए कहा है कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई ही न्याय है। तो उस समय थैसीमैक्स ने न्याय की कुछ अलग ही जो है धारणा दिया। उन्होंने कहा शक्तिशाली का व्यक्ति का हित अगर करोगे तो यही न्याय कहलाएगा, अतः शासकों का स्वास्थ्य यानी जो उसमें शासक हैं उनकी भलाई ही, उनका जो लाभ है वही जो है न्याय है। जबकि प्लेटो ने
समुचित समाज की भलाई ही न्याय है ऐसा माना है, किसी व्यक्ति विशेष व वर्ग मात्र का नहीं। यहाँ पर प्लेटो जो है काफ़ी सही से परिभाषित करते हैं कि यदि आपको भलाई करना ही है तो किसी विशेष वर्ग का मत कीजिए, कुलीन वर्ग का या शासक वर्ग का, इनका भलाई मत कीजिए, करना है तो सबका कर दीजिए, सभी का भलाई करना ही न्याय है। ये प्लेटो के अनुसार था। प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति की बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। यानी कि ऊपर पॉलीमर्स कर सकते हैं कि यदि शक्तिशाली व्यक्ति को अगर आप लाभ दे रहे हैं तो आप न्याय कर रहे हैं, उनका हित कर रहे हैं तो आप न्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, प्लेटो ने, कि शक्तिशाली व्यक्ति के बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है तथा एक अन्यायी व्यक्ति के बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि एक अन्याय व्यक्ति है उससे बेहतर है कि एक प्रसन्न व्यक्ति हो। एक शक्तिशाली क्या गुणगान करने से बेहतर है, हित करने से बेहतर है कि एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का ज़्यादा महत्व दिया जाए, क्योंकि न्यायपूर्ण व्यक्ति सत्यवादी हो सकता है और शक्तिशाली व्यक्ति झूठा भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनका प्लेटो ने खंडन किया है। ठीक है। ग्लूकोन के अनुसार, अब देखिए तीसरे जो उस समय के जो राज्य में शासक थे, ग्लूकोन के अनुसार न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का परिणाम है। ग्लूकोन कहते हैं कि जो न्याय है, यदि मनुष्य आपस में समझौता कर लिया तो न्याय कहलाएगा। उनके अनुसार न्याय अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। यानी कि न्याय की ज़रूरत किसको पड़ती है? जो अशक्त व्यक्ति हैं, जो कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर व्यक्ति हमेशा दबाए जाते हैं। तो ग्लूकोन ने कहा कि यदि आपस में समझौता कर लेते हैं तो न्याय हो जाता है। ग्लूकोन की मान्यता हॉब्स के समान प्रतीत होती है। तो एक विचारक हैं हॉब्स, इनका विचार जो है ग्लूकोन से मैच करता है। ठीक है। प्लेटो ने इसका खंडन किया। इस मान्यता खंडन करते हुए कहा कि न्याय बाह्य नहीं है बल्कि आंतरिक होता है। जो न्याय है वह बाहरी नहीं, यानी समझौते से नहीं हो सकता है, वह संतुष्टि से होता है। यह कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं होता, जबकि यह मानव आत्मा की शर्त है। यानी कि इंसान अगर मान लिया कि हाँ मेरे साथ अच्छा हुआ है तो वह जो है न्याय है, अगर नहीं माना तो अन्याय है, जिसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अब आपके साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, यदि आप ज़्यादा शिक्षित होंगे, अच्छे से आप पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा समझदार होंगे, तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आपके साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ। तो यहाँ पर भी इनका खंडन किया गया है। ग्लूकोन का भी खंडन उन्होंने कर दिया है। चलिए आगे है, न्याय के दो पहलू हैं। पहला है न्याय का पहलू व्यक्ति के स्तर पर, और दूसरा है सामाजिक स्तर पर। तो व्यक्तिगत स्तर का मतलब है जो निजी तौर पर हो, सामाजिक मतलब जो समाज में या राज्य में लागू होता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर न्याय आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य ही न्याय है, साहस, वासना व विवेक द्वारा निर्देशित होता है। तो व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति के विशेष के तौर पर बताया गया है कि जो न्याय है आत्मा के तीनों गुण, ऊपर हमने बताया है, यदि तीनों गुण का सामंजस्य ही, यानी कि सामंजस्य मतलब कि यदि आप उन्होंने मान लिया तो न्याय होगा। कौन कौन सा? साहस, वासना और विवेक। यानी कि साहस, वासना, विवेक अगर तीनों निर्देशित कर रहे हैं तो एक निजी तौर पर जो है न्याय कहा जा सकता है। सामाजिक स्तर पर न्याय क्या कहा? समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अब जो है प्लेटो ने समाज को तीन वर्गों में बांटा है। एक शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा है उत्पादक वर्ग, यानी जिसमें किसान व्यापारी आते हैं। कह रहा है कि तीनों जो वर्ग हैं वह तीनों अपने अपने कार्यों में हस्तक्षेप न करें। कहने का तात्पर्य है कि जो श्रमिक वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वह सैनिक में न जाए। सैनिक वर्ग जो है राजतंत्र में न जाए। ऊपर जो है जो राजा का परिवार है, कुलीन वर्ग, उसमें जाकर सम्मिलित न हो। यदि ऐसा होता है तो यह न्याय नहीं होगा। अगर अपने अपने जगहों पर सब लोग कार्य कर रहे हैं तो यह न्याय है। ठीक है। चलिए, प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना द रिपब्लिक है। तो जो प्लेटो ने अपनी सभी किताबें लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण किताब इनकी है द रिपब्लिक, जो एक कल्पना आदर्श है, जिसमें एक आदर्श राज्य की कल्पना की गई है, जिसका उपशीर्षक है न्याय से संबंधित। तो रिपब्लिक में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण बातें की गई हैं तो वह न्याय से संबंधित बातें ज़्यादा की गई हैं।
प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक समय की संकल्पना अधिकारों पर आधारित होती है। तो प्लेटो ने जो भी उसमें न्याय की बातें की है वो कर्तव्य के आधार पर की है, जबकि इस समय का जो न्याय पद्धति है वह अधिकार पर है, क्योंकि अधिकार अगर आपका होगा तो न्याय सही होगा, आपके पक्ष में होगा। अधिकार नहीं है तो आपके पक्ष में कभी भी न्याय नहीं हो सकता है। तो प्लेटो कर्तव्य पर आधारित है। आधुनिक जो समाज है वह जो यहाँ पे जो न्याय की पद्धति है वह अधिकारों से चलती है। चलिए नेक्स्ट है प्लेटो का न्याय उद्देश्य। प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना, जबकि आधुनिक न्याय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। तो प्लेटो का मानना है कि समाज में जो तीन वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इनमें सामंजस्य स्थापित करके ही चलना ही जो है न्याय है। जबकि इस समय जो है आधुनिक समय में आधुनिक न्याय पद्धति का जो मेन उद्देश्य है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, जिसको आप मूल उद्देश्य भी कह सकते हो या मूल मांग भी कह सकते हैं। प्लेटो का जो न्याय नैतिकता से परिचालित होता है, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित होता है। तो प्लेटो का मानना है कि जो न्याय है वह नैतिकता से होना चाहिए। ठीक है, आधुनिक समय में क्या होता है कि कानून बनाए गए हैं, कुछ नियम कानून है, तो नियम कानून के द्वारा इस समय का न्याय होता है। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता या अधिकार की कोई संकल्पना नहीं की गई है। प्लेटो ने राजतंत्र की बात किया है तो उसमें स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होता है। समानता की बात तो बिल्कुल किए ही नहीं है। आगे है अधिकारों की कोई अधिकार से मतलब उस समय अधिकार तो था ही नहीं। अधिकार तो इस समय ना अधिकार के हिसाब से न्याय हो रहा है तो इस समय लागू हो रहा है। उस समय जो है वह केवल नैतिकता पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट बच्चों, प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप क्या क्या हैं। पहला है अभिजात तंत्र, दूसरा है सैनिक तंत्र, तीसरा है धनिक तंत्र, चौथा है प्रजातंत्र और पांचवा है निरंकुश तंत्र। तो अभिजात तंत्र में जो है शासक वर्ग आते थे, दूसरा सैनिक तंत्र दिया गया, धनिक है जो या व्यापारी होते थे, प्रजातंत्र में जनता आती थी, निरंकुश तंत्र का मतलब है कि उनके जो खिलाफ जो है कैसे नियम कानून बनाए जाए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, निरंकुश तंत्र में आता था। चलिए देखते हैं कि प्लेटो के समय में शासन प्रणाली क्या थी, यानी इनके सोच में शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए थी। प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना है। प्लेटो ने कहा कि यदि लोकतंत्र आएगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, जो तीनों वर्ग हैं वह जो है छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वो नहीं चाहते हैं कि कभी भी लोकतंत्र आए, और इसलिए लोकतंत्र को उन्होंने कहा ये भ्रष्ट रूप है, जनता के द्वारा शासक का चुनाव नहीं होना चाहिए, हर किसी के लिए अलग अलग जो है पद्धति रहेगी। प्लेटो के अनुसार राजतंत्री शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र ही बेहतर है। प्लेटो के अनुसार शासन जो है एक कला है, जो शासन है वह एक कला है, उसको करने वाला जो है काफ़ी एक गुणी होता है, एक दार्शनिक होता है। और प्लेटो ने कहा कि उसने कहा कि दार्शनिक राजा का समर्थन किया। तो प्लेटो ने कहा कि जो राजा होना चाहिए वो काफ़ी पढ़ा लिखा दार्शनिक होना चाहिए, जैसा कि प्लेटो अपने आप को मानते हैं, क्योंकि ये कुलीन वर्ग से आते हैं। तो एक तरह से कुलीन वर्ग जो है काफ़ी उच्च कुल है, तो मानते हैं कि अगर यदि कुलीन वर्ग का कोई शासक है तो वह पढ़ा लिखा है और दार्शनिक होना चाहिए। सेबाइन एक तरह से विचारक हैं, प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा है। यानी कि सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो ने माना है कि जो राजा है, जो राजतंत्र है, दार्शनिक राजा है, प्रबुद्ध यानी कि बुद्धि से भरा हुआ, अधिनायकवाद मतलब राजशाही से मतलब यहाँ पर है। तो सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वह प्रबुद्ध अधिनायकवाद है, काफ़ी पढ़ा लिखा दार्शनिक होते हुए जो है शासन करता है। अब विधि मतलब कानून क्या है, विधि के बारे में उनका क्या सोच था। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने कहा है कि जो राजा का विवेक है, सोच है, किसी भी कानून या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजा ने जैसा निर्णय लिया चाहे वो सही हो या गलत हो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विधि की कोई मान्यता नहीं है, नियम कानून नहीं चलेगा।
प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना है। कहा कि जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो अज्ञान है। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, क्योंकि नैतिकता पर आधारित न्याय हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि विधि का कोई काम नहीं है। उसने गुफा की उपमा का प्रयोग करते हुए कहा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे गुफा है, ठीक है। कहा कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है, जो व्यक्ति गुफाओं में रहता है, मतलब जंगली टाइप के लोग, जो प्राचीन काल के लोग हैं जो गुफाओं में रहते हैं, मान लो अभी भी एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहे हैं कि वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है। यदि जो व्यक्ति गुफाओं में रहता है, उन्होंने कहा जो आग गुफा के अंदर जल रही है वही रियल प्रकाश है, जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। इसलिए प्लेटो ने परंपरा, प्रथा एवं विधि सभी को अज्ञान माना है। तो प्लेटो ने कहा परंपराएं, प्रथाएं और विधि जो है सभी अज्ञान हैं। चलिए इसको हम खंडित करते हैं। इनका मानना था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नियम कानून से चल रहा है, ठीक है, तो नियम कानून चलेगा, जो उसमें लिखा गया है, जैसे न्याय हो रहा है, लोग एग्जाम्पल दे करके उसी न्याय को फिर से लागू करवाएंगे। परंतु नैतिकता पर आधारित जो न्याय है, उन्होंने इसको तुलना सूर्य के प्रकाश से किया है, जो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल रहा है। इनका कहने का मतलब है कि जैसा समय है, जैसा जो है उचित लगता है, वैसा न्याय कर देना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी अगर एग्जाम्पल लेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो क्रूर है, बाई चांस उससे किसी का जो है हत्या हो गई, ठीक है, तो उसके लिए जो न्याय हो अलग होगा, ठीक है। परंतु एक गरीब व्यक्ति है जो गलती से किसी प्रकार से उसे गलती हो गया और हत्याएं हो गई, तो उसका न्याय अलग होगा। यही प्लेटो का मानना है, ठीक है। अगर हम किसी कानून से बंधे होंगे तो हत्या का मतलब फांसी है, तो फांसी ही होगा, वो नहीं देखा जाएगा कि उसके पीछे क्या है, कैसे होगा, ये मतलब नहीं है। अगर हो गया तो ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो है प्लेटो ने कहा कि जो हमने बताया है वह सूर्य के प्रकाश समान है, जबकि जो एक विधि है, एक प्रथा है, एक परंपरा है, वह गुफा में रहने वाले लोगों के समान है, जो आग जल रही है उसी को संपूर्ण प्रकाश मान रहे हैं। प्रकाश का मतलब यहाँ पर न्याय से है। प्लेटो ने अपनी बाद की रचना द स्टेट्समैन और द लॉज में विधि के महत्व को स्वीकार कर लिया। तो बाद में प्लेटो ने कुछ वर्षों के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, विधि जो है सही है, लेकिन प्लेटो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक में विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया है। तो बाद में स्वीकार करते हैं कि नहीं, विधि जो है सबके लिए समान होनी चाहिए, परंतु इन्होंने इस रिपब्लिक में कभी भी विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। प्लेटो ने द रिपब्लिक में विधि की बजाय शिक्षा पर बल दिया है तथा दंड की बजाय साम्यवाद पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है। तो रिपब्लिक जो पुस्तक है, इसमें किसी नियम कानून के बजाय शिक्षा पर बल दिया गया है कि समाज को शिक्षित होना चाहिए, दार्शनिक के समान होना चाहिए, जबकि उसमें दंड के कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा जो उसमें शासन व्यवस्था है वो साम्यवाद पर आधारित होनी चाहिए। तो प्राचीन उनके समय का साम्यवाद, इस समय के साम्यवाद में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर भी देखने को मिलता है। प्लेटो के विचार में राज्य एवं समाज में कोई अंतर नहीं किया गया है, इसलिए प्लेटो के विचार में संप्रभुता का कभी विचार ही नहीं आया। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि राज्य और समाज में अंतर है, जबकि हम मानते हैं कि एक राज्य में कई प्रकार के समाज होते हैं, जबकि उनकी मानना था कि अगर राज्य है तो समाज भी हम राज्य को ही मानेंगे। इसलिए उन्होंने संप्रभुता का कोई भी विचार उस समय नहीं आया था कि संप्रभुता क्या होता है। तो न्याय सिद्धांत में प्लेटो की जो न्याय संबंधी धारणा रही है वो परंपरागत सिद्धांत को लेकर चलते हैं और क्रांतिकारी सिद्धांत को लेकर चलते हैं और जो कार्य कारण सिद्धांत है इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि शिक्षा का सिद्धांत क्या है। बार्कर के अनुसार प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में उनके न्याय का सिद्धांत तार्किक परिणाम है। तो प्लेटो का जो शिक्षा का जो प्रणाली है वह न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। बार्कर ने कहा है। रूसो ने
रूसो एक दार्शनिक हैं, ये भी एक तरह से विचारक हैं। रूसो ने द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। रूसो ने कहा जो रिपब्लिक पुस्तक है वह शिक्षा पर सबसे बेस्ट किताब लिखी गई है उस जमाने में। बार्कर के अनुसार, अगले विचारक हैं बार्कर, द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास करता है। जो रिपब्लिक है मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन जो है इसमें निहित है। यह केवल शिक्षा, मनोविज्ञान या दर्शन पर रचना नहीं है। तो बार्कर ने कहा कि जो रिपब्लिक है वह शिक्षा, मनोविज्ञान और दर्शन पर लिखा कोई रचना नहीं है, जबकि यह मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन का विवेचन किया गया है या करने का प्रयास किया गया है। तो रूसो शब्दों में रिपब्लिक राजनीति का ग्रंथ नहीं है, वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। ठीक है। सेबाइन ने कहा है इस संबंध में, शिक्षा के क्षेत्र में, इस संबंध में प्लेटो ने शिक्षा पर ही अधिक बल दिया है। और प्लेटो के अनुसार शिक्षा जो है मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। ये जो है प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षा पर बल देगा तो वह मानसिक रूप से जो मानसिक उनके अंदर कमियां हैं उसको दूर कर सकता है। और एक आदर्श राज्य नागरिकों के चरित्र यानी श्रेष्ठ चरित्र पर आधारित होता है और स्थिर भी रह सकता है। इसलिए नागरिकों के चरित्र को ढालने का कार्य शिक्षा के आधार पर ही संभव हो सकता है। इसलिए रिपब्लिक में इस पर ज़्यादा जो है जोर दिया गया है। प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा ही शिक्षा है। तो प्लेटो ने कहा कि यदि आप अज्ञान से ज्ञान की ओर जा रहे हैं या फिर अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसरित हो रहे हैं तो यही शिक्षा है। बाकी जो है आपको लिखी लिखावट जो पुस्तक में है वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य विचारों एवं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। प्लेटो ने कहा कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वह विचारों यानी आइडियाज़ और आत्मा का ज्ञान, जो आत्मा को 3 प्रकार से दिखाया गया था, उसका ज्ञान करना ही शिक्षा का मेन महत्व है। चलिए, शिक्षा के चरण। यहाँ पर प्लेटो ने शिक्षा के 4 चरण को दिखाए हैं। तो 3 चरण इसमें है और चौथे चरण में हम आपको बात करेंगे। तो पहला है प्राथमिक शिक्षा जो 10 वर्ष से 20 वर्ष तक होगी। इसमें संगीत एवं व्यायाम शिक्षा की विषय वस्तु होंगे। विषय वस्तु का मतलब आप जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 10 से 20 वर्ष के बीच में आप संगीत सीखिए, व्यायाम की शिक्षा लीजिए। दूसरे चरण में 20 से 30 वर्ष की होगी, जिसमें आपको गणित पढ़ना अनिवार्य होगा, ज्योतिष पढ़ना अनिवार्य होगा और ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के तीसरे चरण में जो 30 से 35 वर्ष का होगा, जिसमें दर्शन शास्त्र की पूरी शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद एक चौथा चरण है जिसमें यदि कोई दार्शनिक है, ठीक है, दर्शन शास्त्र यदि आपने प्राप्त कर लिया, इसके बाद जो है 10 से 15 सालों का एक विशेष जो है शिक्षा दी जाएगी, जो एक शासक के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो इसको करेगा, जो इसको अध्ययन करेगा, वह शासक बनने योग्य होगा। कार्य का विभाजन एवं विशेषीकरण। तो कार्य के विभाजन में पहला है जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होगा। शिक्षा यानी 10 से 20 साल, जिसमें आपको संगीत सीखना है और व्यायाम की शिक्षा लेनी है। यदि उसमें आपने असफल हुए तो आप उसे उत्पादन का कार्य सौंप दिया जाएगा। उत्पादन मतलब कि जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, इन सब में जो है आपको सम्मिलित कर लिया जाएगा। जो व्यक्ति 20 से 30 वर्ष यानी कि दूसरा चरण, शिक्षा का दूसरा चरण में असफल होगा, उसे सैनिक का कार्य सौंपा जाएगा। यानी कि 20 से 30 के बीच में आपने पहला चरण पार कर लिया। दूसरे चरण में अगर आप जाते हैं तो आपको सैनिक वर्ग में शामिल किया जाएगा। यदि आप असफल होते हैं तो तीसरे चरण में जो शिक्षा के सभी चरण को जो है सफल होगा, वह एक दार्शनिक राजा होगा। तो इसका कहने का मतलब यहाँ प्लेटो है, जो प्लेटो है अपने आप को भी एक दार्शनिक राजा के रूप में यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि वो दार्शनिक है तो अपने आप को एक राजा समान मान रहे हैं, क्योंकि वह तीसरे चरण को भी यानी कि पहले दूसरे तीसरे चरण को सभी चरणों को उन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है। फिर कहा कि 35 वर्षों की शिक्षा के बाद, जब 35 वर्ष की शिक्षा हो गई, 15 वर्ष का प्रशिक्षण दार्शनिक राजा को दिया जाएगा।
तो जो राजा बनेगा, दार्शनिक राजा होगा, वह 15 वर्ष का ट्रेनिंग लेगा, इसके बाद वह राजा बनेगा। तो कुल मिलाकर 50 साल हो गए। चलिए आगे, शिक्षा के द्वारा सभी के कार्यों का विभाजन होगा, जिससे सभी अपने कार्यों में विशेषज्ञ होंगे, जिससे समझे समाज का भला होगा। इन्होंने कहा है, प्लेटो ने कहा कि कभी भी जो वर्ग बांटे गए हैं उनके कार्यों का कभी भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुम्हार जो है बढ़ई काम करे, बढ़ई जो है मिस्त्री काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो कार्य सबको मिला है आप उसी कार्य को करते रहिए। इनका कहने का मतलब यही था। प्लेटो के राज्य की मूलतः एक विश्वविद्यालय कहा गया है, जो शिक्षा प्रदान करने की संस्था है। तो प्लेटो राज्य को, जो राज्य है उसको एक राज्य न मानते हुए विश्वविद्यालय कहा गया है, कि जहाँ पर शिक्षा की बातें होती हैं, एक शिक्षा की संस्था है। अब देखते हैं साम्यवाद क्या है। ठीक है, चलिए, तो प्लेटो का जो साम्यवाद रहा है, तो साम्यवाद आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो दो बातें बताते हैं। प्रथम, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, और दूसरा जो है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। पहला प्लेटो बात करते हैं शिक्षा के बारे में, यानी कि राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, और दूसरी बात करते हैं साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था पे बात करते हैं। प्लेटो का विचार है कि एक समुचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग, यानी जिसमें सैनिक हो और शासक वर्ग हो, को अपना कार्य करने तथा समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार कर सकेगी। इन्होंने कहा जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वह दो वर्गों को सौंपा जाएगा, जिसमें सैनिक वर्ग आएंगे और दूसरा है अभिभावक वर्ग, जिसमें शासक आएगा। शिक्षा इस वर्ग में वह भावना भरेगी कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना तथा सर्वोच्च और एकमात्र धर्म है। किंतु प्लेटो को आशंका है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो सुसंस्कार उत्पन्न किए हैं वे विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि जो शिक्षा के द्वारा एक दार्शनिक राजा बना है उसके अंदर भी कुछ कुरीतियाँ आ सकती हैं। व्यक्ति, परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कोई शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, यदि वह परिवार के चक्कर में पड़ जाए, धन दौलत इकट्ठा करने चक्कर में पड़ जाए, तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है। इसलिए साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है। तो उन्होंने कहा जो शासक है विवेकी होना चाहिए, वह साम्यवाद यदि नहीं होगा तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। सुविधा रक्षक को भेड़िया बना सकती है। जो सैनिक वर्ग है, जो रक्षक है, यदि उसके अंदर लालच आ जाएगा तो वह भेड़िया बन सकता है, वह लूट सकता है, वह धन के अर्जन में किसी को मार भी सकता है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के प्रति मार्ग में आने वाले इन बाधाओं से पहले ही दूर करना चाहता है। वे चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अभिभावक वर्ग के लिए एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसके दो प्रमुख तत्व हैं। पहला है प्रथम संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद, या फिर आप कह सकते हैं स्त्रियों का साम्यवाद। तो दो वर्गों की बात किए हैं। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे, लेकिन इनका भी विभाजन दो प्रकार के नगर राज्यों में था। पहला अमीरों का राज्य, दूसरा है गरीबों का राज्य। तो यूनान में बहुत सारे जो है छोटे मोटे राजा हुआ करते थे, उनमें भी समाज जो है दो भागों में बटा हुआ था, अमीरों और गरीबों में। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से दूर रखना था, जिससे वे अपने उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें। यदि शासक वर्ग के पास ये दोनों चीज़ें होंगी, संपत्ति और परिवार, तो मोह माया में फंस करके अपने विवेक को खो सकता है और अपने मार्ग से भटक सकता है। इसलिए साम्यवाद में शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार और परिवार रखने का अधिकार नहीं दिया गया है। आगे है, प्लेटो ने स्पार्टा के अनुभवों से परिवार और संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया है। तो प्लेटो ने उस समय के शासकों में देखा, स्पार्टा के जो शासक थे उन्होंने परिवार के प्रति ज़्यादा आसक्त थे
और संपत्ति को इकट्ठा करने में काफ़ी जो है रुचि दिखाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। तो प्लेटो ने कहा कि जो दार्शनिक राजा होंगे उनको और सैनिक वर्ग को कभी भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, वो नहीं रख सकते हैं। हाँ, पर उत्पादक वर्ग रख सकता है। और इन्होंने कहा है कि जो शासक वर्ग होगा संपत्ति रखें फिर केवल आजीविका चलाने के लिए। इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार नहीं होगा, अतः इनका अपना परिवार नहीं होगा। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को यानी कि स्त्रियों रखने का, परिवार रखने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं संपत्ति विषयक साम्यवादी क्या है और परिवार विषयक साम्यवाद क्या है। तो प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए, अभिभावक वर्ग में कौन, सैनिक और शासक, संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि पहली बात तो यह है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। सैनिक वर्ग के पास, इसमें दो हैं, सैनिक और शासक, शासक में राजा, केवल उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितना इनको आवश्यकता है केवल अपनी आजीविका चलाने के लिए। न तो उनके पास कोई घर होगा और न कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला ना हो। यानी यदि वह कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, अपना ऐसा घर बना रहे हैं गोदामनुमा, जिसमें वो संपत्तियों को भरते जा रहे हैं, जो कोई आए तो उनको पाबंदी हो। वो चाहते हैं कि यदि घर भी हो तो उसमें सब लोग आ जा सकें, ऐसा घर होना चाहिए, क्योंकि वह संपत्ति रखने के विरोध में है। न तो उनके पास अपना कोई घर होगा, न ही ऐसा कोई गोदाम, अगर है तो उस सबके लिए खुला होना चाहिए। उन्हें सामान्य भोजनालय में भोजन करना चाहिए। उन्हें बाहर जो है, जो सामान्य भोजनालय बना हुआ है, जो सबके लिए खाना बनता है, वहाँ पर वो भोजन करेंगे। सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए। शासक को भी कहते हैं कि सिपाहियों की तरह आप डेरा में रहिए। और केवल यही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को सोने चांदी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। यदि ऐसा है तो आप राज्य के रक्षक बनेंगे, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। प्लेटो के इस संपत्ति विषयक साम्यवाद की कुछ विशेषताएं हैं। पहला विशेषता ये है कि यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं है, केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही मान्य है। ठीक है। दूसरा, अच्छा, इसमें कहते हैं कि इनका उद्देश्य यद्यपि संपूर्ण समाज का कल्याण है, किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा, जो साम्यवाद का उन्होंने दिया है अपनी थ्योरी में, तो उन्होंने कहा है कि यह केवल शासक और सैनिक के लिए है, न कि समाज के लिए। समाज ऐसा करेगा तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। दूसरा, उनका जो विशेषता है, उनका मानना है कि इनका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। वो कहते हैं कि राजनीतिक, इनका जो पुस्तक में सभी बातें की गई हैं वो राजनीतिक की गई हैं, आर्थिक नहीं, पैसों के बारे में नहीं। राजा को पैसा नहीं रखना चाहिए, न सैनिकों को रखना चाहिए। ये कहते हैं राजनीतिक तौर पर ये बातें कर रहे हैं। आधुनिक साम्यवाद की तरह इनका उद्देश्य आर्थिक विषमता दूर करना नहीं है, परंतु राजनीतिक और शासन व्यवस्था को दोषमुक्त करना है। इस समय जो है माना जाता है कि जो आर्थिक विषमताएं हैं इनको दूर किया जाना चाहिए, समाज का भलाई होना चाहिए, सरकार के पास पैसे होने चाहिए, परंतु इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो राजनीतिक बुराइयां हैं उनको दूर होना चाहिए। तीसरा, इनकी विशेषता है प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। वो कहते हैं कि आपको भोग विलास में नहीं रहना है, आपको त्याग करने हैं। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामनी का मुंह छोड़कर, कंचन मतलब सोना, कामनी मतलब कि स्त्रियां यानी परिवार को छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। फोस्टर अपने शब्दों में कहते हैं कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं है, परंतु इनको त्याग करना है। फोस्टर कहते हैं कि कोई भी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग जिसको आप अपने राज्य का दायित्व सौंप रहे हैं, इनको जो है स्वामित्व ग्रहण नहीं करना है, ये इनका त्याग करें। मतलब कि ये सोने चांदी तमाम तरह की जो संपत्तियां हैं इनका त्याग कर सकते हैं, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। चलिए, दूसरा जो आता है साम्यवाद, परिवार विषयक साम्यवाद। अब परिवार के विषय में इन्होंने क्या कहा है?
अभिभावक वर्ग के लिए, यानी कि जिसमें सैनिक और राजा हैं, निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो ने उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर दिया है। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, इसके लिए उन्हें संपत्ति और मोह के साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार संपत्ति और स्त्रियाँ रहेंगी तो ये मोह में फंसे रहेंगे, इनका कार्य जो है सफल नहीं हो पाएगा। वस्तुतः परिवार का विचार संपत्ति की धारणा पर ही आश्रित होने के कारण परिवार विषयक साम्यवाद संपत्ति के विषयक, यानी कि जो संपत्ति के साम्यवाद का ही तार्किक परिणाम है। उन्होंने कहा यदि परिवार होगा तो वह धन के प्रति आसक्त होगा, अगर धन के प्रति आसक्त होगा तो ये जो अभिभावक वर्ग है वह उनके इन दायित्वों को पूरा करेंगे, जिससे कि असंतुलन पैदा होगा। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद की अपेक्षा परिवार विषयक साम्यवाद का अधिक विस्तार के साथ निरूपण किया है। प्लेटो ने इस सिद्धांत का स्वरूप बताते हुए कहा है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुष में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। यदि अभिभावक वर्ग में चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह अपना परिवार नहीं बनाएगा। ठीक है, स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न ही संतान माता पिता को। उन्होंने कहा यदि परिवार है तो वो पत्नियों की भांति, जो उनकी पत्नियां हैं, वो नहीं जान सकेंगे कि उनका पुत्र कौन है। ठीक है, वो सबके पुत्र कहलाएंगे। और जो माता पिता हैं उनको भी नहीं पता होगा कि उनका पुत्र कौन है, और जो वहाँ पर पुत्र होंगे उनको भी नहीं पता होगा कि मेरा पिता कौन है। ठीक है, उन्होंने कहा यदि परिवार रख लिए हैं तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे होंगे उनको नहीं पता होना चाहिए कि मेरा पिता कौन है, क्योंकि फिर क्या होगा, तानाशाही आएगी, क्योंकि राजा का पुत्र ही राजा होगा। जबकि यहाँ पर प्लेटो ने कहा है कि एक दार्शनिक ही राजा बनेगा। हो सकता है कि राजा का परिवार दार्शनिक न हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए। माता पिता को पुत्रों के बारे में नहीं पता होना चाहिए और पुत्र को राजा के बारे में नहीं पता होना चाहिए, पुत्र को पिता के बारे में नहीं पता होना चाहिए, जिससे कि समाज में एक संतुलन पैदा हो। क्योंकि वो मानते हैं कि एक दार्शनिक राजा बन सकता है, तो दार्शनिक कोई भी हो सकता है। दार्शनिक बनने के लिए सबकी छूट है, पढ़ाई करिए, 35 साल 50 साल तक आप दार्शनिक राजा होंगे। तो यदि आपको पता चलेगा कि मेरा पिता जो है एक राजा है, तो राजतंत्र वहाँ स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो राजा का पुत्र राजा न बने, इसके लिए उन्होंने कहा है कि किसी को पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने परिवारवाद को दूर रखा है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में अंतर क्या क्या है। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो कहता है कि यह पूरे समाज पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये सत्य बात है। आधुनिक साम्यवाद कहता है कि यह पूरे समाज पे एक साथ लागू होगा, यानी कि सभी को अगर छूट दिया जाएगा तो सभी के लिए होगा, अन्यथा किसी के लिए नहीं होगा, ये क्योंकि यह कानून पर आधारित है। दूसरा उन्होंने बताया है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है यह पूरे राज्य को सशक्त बनाना चाहता है, जबकि आधुनिक वाला यह वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है, यानी एक पूरा देश की बात करता है। प्लेटो का जो साम्यवाद है यह नैतिक साम्यवाद की कल्पना पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है, चरित्र पर आधारित है, जबकि आधुनिक यह आर्थिक साम्यवाद का समर्थन करता है। सभी के पास पैसे होंगे, सभी लोग बराबर होंगे, सभी को कानूनी अधिकार होगा, यानी साम्यवाद का समर्थन जो है आर्थिक रूप से किया गया है। चलिए, मैक्सी जो विचारक हैं, प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा है। इन्हें की कल्पना करने वाला पहला जो है विचारक इन्होंने माना है। प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार भी हैं। ठीक है, इना आप्टे भी विचारक हैं। इन्होंने कहा है कि प्लेटो को फांसीवादी का दार्शनिक प्रेरक कहा गया है। जो उसमें फांसीवाद जो चरम पे था, उनका जो है दार्शनिक प्रेरक माना गया है कि उसमें उन्होंने कुरीतियों दूर किया है। अब प्लेटो की आलोचना करते हैं, यानी कि प्लेटो की जो है आलोचना किस प्रकार है। इन्होंने काफ़ी आलोचना करने योग्य बातें कही हैं, क्योंकि इन्होंने परिवार रखने से मना कर दिया है। ठीक है, इन्होंने तमाम तरह की जो चीज़ें बताई गई हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा व्याख्या करते हैं।
पहला है, कार्ल पापर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में, जो 1945 में लिखा है, प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। इन्होंने कहा कि ये जो है मुक्त समाज के शत्रु हैं, ये नहीं चाहते हैं कि समाज जो है लोकतंत्र में आए। फिर बाद में कार्ल पापर के अनुसार प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं, इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता भी कहा माना गया है। इन्होंने कहा है कार्ल पापर ने कि प्लेटो के समान हीगल और मार्क्स भी हैं, ये मुक्त समाज के क्या हैं, ये शत्रु हैं। इसलिए प्लेटो को उन्होंने सबसे पहले इन्होंने प्लेटो ने ही बातें की हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता इनको कहा है। किसने? कार्ल पापर ने कहा है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लेटो की आलोचना किस प्रकार की जा सकती है। तो अरस्तु जो हैं, अरस्तु द्वारा, क्योंकि अरस्तु क्या है, इनके जो है चेले हैं, एक तरह से शिष्य हैं, उन्होंने क्या कहा है कि प्लेटो का जो परिवार विषयक साम्यवाद का एक नवीन कल्पना है और सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से इसके औचित्य पर अनेक संदेह किए जा सकते हैं। यानी ये संदेह की बात करते हैं, यह सही नहीं है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने निम्नलिखित आधारों पर अपनी योजना का यानी प्रबल आलोचना किया है। इन्होंने कहा कि मैं इसका जो है कुछ आपको जो है एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है। प्लेटो ने अपने परिवार विषयक साम्यवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री और पुरुषों के आधारभूत अंतर को दृष्टि में नहीं रखा। इनका कहने का मतलब है कि जो प्लेटो ने परिवारवाद में इन्होंने जो दिया है धारणा, इन्होंने ये कहा कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक कुत्ता पाला, ठीक है, वो हमारे परिवार की रखवाली कर रहा है। यदि हम कुत्ते की जगह एक कुत्ते को पाल लें तो क्या रखवाली नहीं करेगी? इस बात को प्लेटो ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने माना कि जो परिवारवाद है, स्त्रियां हैं, वह केवल एक तरह से देखा जाए तो परिवार केवल चलाती हैं, सुरक्षा क्षेत्र में उनका कोई दायित्व नहीं है। तो इस प्रकार जो है उनकी आलोचना जो है इनके शिष्य ने ही कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारे जो हैं इन्होंने बातें कहा है। चलिए आगे देखते हैं प्लेटो और फांसीवाद। प्लेटो और फांसीवाद में क्या जो है इसमें विभेद है। कार्ल पापर ने प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा है। प्लेटो और फांसीवाद में कई समानताएं और विषमताएं हैं। समानताएं क्या क्या हैं? फर्स्ट नंबर, प्लेटो और फांसीवाद दोनों राज्य के नैतिक सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं। प्लेटो और फांसीवाद दोनों कहते हैं, इन दोनों का मत एक ही चल रहा है। एक कहते हैं कि राज्य को नैतिक और सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं, यानी कि राज्य ही सब कुछ है और नैतिकता ही सब कुछ है। दोनों का मानना है कि राज्य ही व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है। राज्य है जो व्यक्ति की बेहतर भलाई कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। फांसीवादी राज्य में विधि और संविधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्लेटो ने स्पष्ट किया है, ये समानता की बात हो रही है, स्पष्ट किया कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विवेक या अध्यादेश से महत्वपूर्ण होता है। तो फांसीवादी राज्य में ये माना गया कि विधि और संविधान है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि प्लेटो यहाँ प्रतिबंध लगाते हैं। वो कहते हैं कि जो दार्शनिक राजा का विवेक है वह किसी अध्यादेश या फिर नियम कानून या विधि से ज़्यादा उच्चतम है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। प्लेटो और फांसीवादी विचारधारा लोकतंत्र का घोर विरोध करते हैं। फांसीवादी भी चाहते हैं और प्लेटो भी चाहते हैं कि लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, इससे अर्थव्यवस्था या फिर जो व्यवस्था है छिन्न भिन्न हो सकती है। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, अधिकार, समानता की संकल्पना विद्यमान नहीं है। फांसीवादी भी यही मानते हैं। तो फांसीवादी का जो चाहते हैं कि वह स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, अधिकार नहीं मिलने चाहिए, समानता भी नहीं होनी चाहिए, प्लेटो ने भी यही माना है। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा, साहित्य पर नियंत्रण किया जाएगा। फांसीवादी राज्य भी नियंत्रण चाहते हैं। तो प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा व साहित्य पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। शिक्षा भी लोग को चुन करके देना चाहिए, ठीक है। और क्या शिक्षित करना है इसका भी एक विषय वस्तु होना चाहिए। फांसीवादी भी यही चाहते हैं कि हम क्या सिखाएं। असमानताएं क्या हैं? दोनों में असमानताएं क्या है? प्लेटो के अनुसार विवेक व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण है। ये अपने द रिपब्लिक में बात करते हैं।
विवेकशील व्यक्ति ही राजा हो सकता है। जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास जो है गुस्सा को सहन करने की क्षमता नहीं है, वो राजा नहीं हो सकता है। जबकि फांसीवादी व्यक्ति, जो फांसीवादी व्यक्ति हैं, फांसी विचारक हैं, को भावुक प्राणी मानते हैं। ठीक है, जबकि फांसीवादी व्यक्ति को भावुक मानते हैं कि ये बड़े भोले भाले होते हैं। दार्शनिक राजा का शासन विवेक, सत्य और न्याय पर आधारित है। दार्शनिक जो राजा हैं, इनका जो न्याय प्रणाली है वह सत्य विवेक पर आधारित होता है। जबकि फांसीवादी में शासन धूर्तता, फरेब और चालाकी से किया जाता है। फांसीवादी कहते हैं कि जब भी मौका मिले आप जो है राज्य को हड़प लो, अपने कार्य को निकालो। इनकी की धूर्तता, फरेब, चालाकी, ये इनकी विषमताएँ हैं। जबकि प्लेटो कहते हैं कि जो शासक वर्ग है वह विवेक, सत्य और न्याय पर आधारित होना चाहिए। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता व समानता अंतर्निहित है, जबकि फांसीवादी विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता व समानता को बिल्कुल नहीं मानते। फांसीवादी जो हैं वह स्वतंत्रता और समानता को नहीं मानते, जबकि प्लेटो स्वतंत्रता और समानता दोनों को मानते हैं। प्लेटो ने महिलाओं को भी सरकार वर्ग में शामिल किया है, जबकि फांसीवादी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। ये विषमताएं हैं। प्लेटो के विचार में उग्र राष्ट्रीयता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श शासक की बात किया है, एक दार्शनिक शासक की बात किया है, एक विवेकी शासक की बात किया है। जबकि फांसीवादी उग्र राष्ट्रीयता के धुर समर्थक हैं, ये उग्र होते हैं। ठीक है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की तथा उसका सैद्धांतिक विश्लेषण किया, जबकि फांसीवादी मूलतः एक अवसरवादी विचारधारा है। प्लेटो को मानना है कि कोई भी यदि शासक वर्ग है या आदर्श राज्य बन रहा है वह एक सिद्धांत पे बनना चाहिए। जबकि फांसीवादी कहते हैं मौका मिला तुरंत जो है आप कब्जा कर लीजिए। ठीक है, एक अवसर की तलाश में हमेशा रहते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? प्लेटो की फांसीवाद से समानताएं आपवादिक हैं। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष निकलता कि प्लेटो का दर्शन सत्य, विवेक, न्याय और सौंदर्य का पर्याय है। प्लेटो का जो दर्शन है वो सत्य है, विवेक है उसमें, और न्याय है और सुंदरता है। जबकि फांसीवादी विचारधारा हिंसा, असत्य, चालाकी, धूर्तता का दूसरा नाम है। ठीक है, अतः प्लेटो और फांसीवाद दोनों विपरीत हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं परंतु हर एक चीज़ को आप मैच नहीं करा सकते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इस दृष्टि का विचार किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो विशेषताएं क्या हैं? पहला, दार्शनिकों का शासक होना। तो पहला उन्होंने कहा है कि यदि दार्शनिक शासक होंगे तो राज्य अच्छा स्थापित होगा। दूसरा विशेषता है निरंकुशता को असीमित नहीं किया है, यानी कि उन्होंने निरंकुशता तो दिया है परंतु असीमित नहीं दिया है, थोड़ा दिया है। आदर्श राज्य का मानना है कि आदर्श राज्य में न्याय होना चाहिए। चौथा जो उनका विशेषता रहा है, नागरिकों में 3 वर्ग होने चाहिए। पहला वर्ग होना चाहिए दार्शनिक राजा का, दूसरा सैनिक वर्ग का, तीसरा उत्पादक वर्ग का, यानी कि नागरिकों को 3 वर्गों में उन्होंने बांट दिया है। पांचवी विशेषता उन्होंने बताया है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत, यानी कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जिस कार्य की उसको शिक्षा दी गई है वो कार्य करता रहे। छठवां उन्होंने विशेषता बताया है कि शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण होना चाहिए, यानी शिक्षा में हमें क्या सिखाना है यह जो है शासक वर्ग ही तय करेगा। सातवीं विशेषता है कुरुचिपूर्ण कला और साहित्य पर प्रतिबंध। जो भी साहित्य लिखे जा रहे हैं जो अस्तित्व में मतलब कि जो सही नहीं है उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आगे 8वां विशेषता बताते हैं कि आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कि संपत्ति और स्त्रियों के यानी परिवार का जो साम्यवाद, इसमें विशेष वर्ग नहीं रख सकता है। नेक्स्ट है नर नारियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। और 10वां विशेषता बताते हैं कि सर्वाधिक राज्य यानी सर्वाधिकारी राज्य होना चाहिए। प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारीवादी है, क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों को
अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, इसलिए इसको हम सर्वाधिकारवादी राज्य की कल्पना करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी धारणा को व्यक्त करते हुए वेपर लिखते हैं। वेपर जो है एक विचारक हैं। वो कहते हैं कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। अब दोष क्या थे? दोष में पहला दोष है कि स्वतंत्रता का निषेध। प्लेटो ने स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं दिया है जनता को। सेकंड, कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति का अनुचित। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी विशेष को एक विशेष ही काम सौंप दोगे तो इसमें उसकी उन्नति कैसे होगा। तीसरा है व्यक्ति और राज्य की समानता को अधिक महत्व। व्यक्ति और राज्य को समानता एक समान ही मानते हैं। फोर्थ है कि उत्पादक वर्ग की नितांत अपेक्षाएं। जो उत्पादक वर्ग हैं इनको आपने बहुत सारी सुख सुविधाएं दे दिया है, जबकि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को बिल्कुल नहीं दिया है। पांचवा उन्होंने दोष बताया है, उनका दोष है कि शासक वर्ग को निरंकुश सत्ता दे दिए हैं, यानी कि जो शासक वर्ग है वह अपने विवेक से कुछ भी कर सकता है। छठवां उनका दोष है कि शासक के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। जो भी चीज़ें एक शासक को चाहिए, संपत्ति, परिवार, इससे आपने उनको उपेक्षित कर दिया है, उनको रखने के लिए मना कर दिया है। सातवां है दास प्रथा के संबंध में मौन। उन्होंने दासता के बारे में कुछ नहीं किया है। जो दास हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो अब इस पर अरस्तु ने क्या आलोचना किया है? प्लेटो की साम्यवादी योजना का मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। ये पहला उन्होंने कहा अरस्तु ने। दूसरी बातें उन्होंने ये कहा कि प्लेटो का राज्य पूर्ण एकता का विचार राज्य के लिए विनाशकारक है, क्योंकि राज्य की प्रकृति का मूल तत्व ही बहुलता है। नेक्स्ट थर्ड जो उन्होंने बताया, आलोचना किया है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में निम्न वर्गों की बिल्कुल उपेक्षा की है, जो कि राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग होता है। प्लेटो की इस उपेक्षा समाज के दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित कर सकती है। कहीं यदि जो है निम्न वर्ग को ऊपर उठने का जो है अगर अधिकार नहीं मिला तो एक संपत्ति वर्ग, एक गरीब वर्ग, इनमें जो है काफ़ी भिड़ंत हो सकती है। ठीक है, तो निम्न वर्ग में इन्होंने दासों को रखा है, मजदूरों को रखा है, जबकि जो उत्पादक वर्ग है जिसमें व्यापारी आते हैं ये काफ़ी समृद्ध है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।